Assalamu alaikum, dear students. Now, first of all, we start the first topic of the economics, nature and scope of economics. Basically, we will discuss what is the scope of economics. We will briefly study on nature of economics. First of all, we will be define a lecture outline. First of all, we will discuss definition of economics and importance of economics, nature of economics choices, scarcity and opportunity. फर्स्ट इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस। ओइकोस मीन हाउस होल्ड, जिसको हम घर बार कहते हैं या घरेलू कहते हैं। नेमेंस मैनेजमेंट कहते हैं। तो दोनों लफ्ज ओइको नेमेंस का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि घर के अंदर रहने वाले अफराद किस तरह रोज़ी कमाते हैं और अपनी उस रोज़ी को रोज़मर्रा ज़रूरियात पर किस तरह खर्च करते हैं, उसको एक्सप्लेन करता है। अब इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम इसको ये भी देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली है क्या। अगर हम इसको देखें कि हम इसको स्टडी करते हैं तो इसमें देखते हैं, और यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैन इज़ अ बंडल ऑफ डिज़ायर्स, गुड्स एंड सर्विसेज आर सेटिस्फाई दीज वांट्स बट ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स आर स्कार्स। अब इसके अंदर वो कहता है कि इंसान के अंदर बेशुमार ख्वाहिशात होती हैं और वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है। और वो गुड्स जो होती हैं, वो जो सर्विसेज होती हैं, वो हमेशा उसकी ज़रूरत के मुकाबले में हमेशा कम रहती हैं। यानी वो ये चाहता है कि वो कम पैसों से ज़्यादा चीज़ खरीदे और वो चीज़ खरीदे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मौजूद हो। इसलिए हमेशा जो मैंस होता है या ह्यूमंस होते हैं, वो हमेशा उनको वो जो चीज़ होती है वो हमेशा ज़रूरत के मुकाबले में कम महसूस होती है। इसके साथ हम ये देखते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर नीडेड एंड दीज आर आस्क। वो कहते हैं वो चीज़ें जो चीज़ों को पैदा करने के लिए जिन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो भी हमेशा ज़रूरत के मुकाबले में कम महसूस होते हैं, यानी कम हमें देखते हैं कि वो चीज़ हम ज़रूरत के मुकाबले में कम है। इसके अंदर आगे है, हमने जो डिस्कस करना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स डेफिनेशन देखेंगे। इकोनॉमिक्स डेफिनेशन में हम एडम स्मिथ के डेफिनेशन को देखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन को देखेंगे, लायनल रॉबिन्स के डेफिनेशन को देखेंगे। अब एडम स्मिथ ने डेफिनेटली जो कंसेप्ट दिया है वो दिया है, एडम स्मिथ गेव द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ, यानी एडम स्मिथ ने वेल्थ का कंसेप्ट दिया। अल्फ्रेड मार्शल गेव द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, और अल्फ्रेड मार्शल ने जो कंसेप्ट दिया वेलफेयर का दिया। और प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स ने जो कंसेप्ट दिया स्कार्सिटी का यानी दिया, उसने कंसेप्ट दिया। अब बेसिकली हम इन डेफिनेशंस को वन बाय वन आगे चल के हम डिस्कस भी करते हैं, तो इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले हमें पहले ये जानना है कि डिफरेंट हम इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं या इसको हम कैसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली इसके अंदर बताते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज चूज टू यूज द स्कार्स रिसोर्सेज दैट नेचर एंड प्रीवियस जनरेशन हैव प्रोवाइडेड। बेटा इसके अंदर बेसिकली ये कहता है कि इकोनॉमिक्स जो बेसिकली है ये इंफरादी तौर पर भी देखा जाता है और जो सोसाइटीज़ होती है उनको भी देखा जाता है कि वो किस तरह के रिसोर्सेज को चूज़ करते हैं, वो कौन से रिसोर्सेज चूज़ करते हैं, किस लिए चूज़ करते हैं, कि उन्होंने पीछे क्या पैदा किया या आगे वो क्या पैदा करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से एक्सप्लेन करते हैं। यानी बेसिकली वो कंसेप्ट यानी प्रोडक्शन के हवाले से, यानी किस चीज़ की प्रोडक्शन के हवाले से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बिजनेस के हवाले हो सकती है, या हम सिंपली अगर कहें तो साइंस ऑफ चॉइसेस भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ चॉइसेस और इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, हम इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इसके अंदर हम जो माशी मसाइल होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, और उसके बाद प्राइस इंक्रीज है, या हमारे यहाँ जो दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको भी ये क्या कर रहा है एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स आपको जैसे ही मालूम है कि इकोनॉमिक्स तकरीबन कोई ऐसी फील्ड है जिसमें इकोनॉमिक इन्वॉल्व ना हो, तो हम सिंपली इसके अंदर कहते हैं कि एग्जामिनिंग द इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज टू चूज use scarce resources to satisfy their wants।
कि इसके अंदर जो सोसाइटीज़ होती हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बिजनेस होता है या गवर्नमेंट्स वगैरह जो होती हैं, वो जो कामयाब ज़रा है स्कार्स, यानी जो स्कार्स मीन्स क्या होता है कि वो चीज़ जो हमेशा वो अपनी ज़रूरत के मुकाबले में कम हो। ठीक है जी। वो जो चीज़ ज़रूरत के मुकाबले में हमेशा कम हो, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बाज़ का अब वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं तो वो उनको ये महसूस होता है कि ये चीज़ मेरे पास ज़्यादा होनी चाहिए। बिजनेसमैन होता है वो भी ये माइंड में रखता है कि वो चीज़ जो उसे चाहिए उसके मुकाबले में कम है। गवर्नमेंट्स भी हमेशा इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होती है, इसी चीज़ को बता रही होती है कि उनके पास फंड्स नहीं है, या वो चीज़ ये काम करना चाहती है, वो काम नहीं करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ भी स्कार्स यूजेस रिसोर्सेज आ जाते हैं, कमियाब ज़राए आ जाते हैं, यानी वो चीज़ हमेशा उनको ज़रूरत के मुकाबले में कम महसूस होती है। और फिर ये सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ के अंदर रहने वाली जो पब्लिक है, आवाम है, वो भी इस चीज़ को देखती है कि वो अपनी ख्वाहिशात वांट्स को जो पूरा करती है, तो उसके लिए उसको ज़रा हमेशा कम लगते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली ये इकोनॉमिक्स इनमें इन्वॉल्व होती है। इसके आगे ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा अबाउट दोज इकोनॉमिक बिहेवियर्स। इसके अलावा जो चीज़ हम ऑर्गेनाइज करते हैं या एनालाइज करते हैं, मुआजना करते हैं, किसी चीज़ को इंटरप्रिटेशन करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो डाटा हम इकोनॉमिक बिहेवियर्स के हवाले से, जो माशी रुझानात हैं जो लोगों के वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, उसको भी एक्सप्लेन करती है, उसको भी इकोनॉमिक्स क्या करती है, डिफाइन करती है इसके अंदर। उसके बाद आगे कहते हैं डेवलपिंग थ्योरीज एंड इकोनॉमिक लॉज। जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, जो माशी तौर पर जो नज़रियात हैं या कानून जो हैं, वो भी इसके अंदर, यानी इसको भी देखा जाता है, इनको पढ़ा जाता है कि वो मईशत के अंदर, माशरे के अंदर उनका इम्पैक्ट क्या है, उनका रोल क्या है, उनको किस तरह प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और उनको प्रिडिक्ट करके हम ये फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं कि इन फ्यूचर हमने ये काम इस तरह करने हैं। तो उसके अंदर हमने पास्ट के एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखना होता है, जो करंट सिचुएशन होती है उसको भी देख के हम फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं, इसके अंदर प्रिडिक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स यहाँ भी इन्वॉल्व हो रही है। आगे वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी की जाती है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। इसके अंदर सबसे पहले ये देखा था, अ गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस सब्जेक्ट विल नॉट ओनली हेल्प अस लर्न इकोनॉमिक्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, but would also help us understand the world and the reality that we are in. इकोनॉमिक्स सिर्फ हम अपने लिए नहीं पढ़ते या इससे हम नॉलेज लेने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि हमें ये चीज़ भी इसके अंदर दिखाती है, इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ें हो रही हैं, माशी लिहाज से क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको किस तरह या हमने एनालाइज करना है, किस तरह उनको हमने एक्सप्लेन करना है, किस तरह हमने उनको स्टडी करना है, वो कहाँ तक उनकी रियलिटी है, कहाँ रियलिटी से ताल्लुक़ है। स्पेशली स्टडी ऑफ कोर्स विल हेल्प। किन चीज़ों में देखा जाता है इसके अंदर, वो सबसे पहले कहा जाता है अप्रिशिएट इवेंट्स इन इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट डे सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक कम टू बी। कि मौजूदा हालात के अंदर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखते हुए कि मौजूदा हालात के अंदर ये चीज़ें किस तरह, यानी इनका इम्पैक्ट होता है, ये किस तरह ये चीज़ें यानी क्या करती हैं, इसके अंदर बेसिकली एक्सप्लेन करती हैं। आगे देखा जाता है कि लर्न द वेज इन विच इकोनॉमिक एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ मैन, तो इट्स टूल्स, मॉडल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसके साथ हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ होती है, कौन सी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जिसके लिए हम भाग दौड़ करते हैं, जिसमें किसान इन्वॉल्व होता है, जिसमें लेबर इन्वॉल्व होती है, जिसमें डॉक्टर इन्वॉल्व होता है, जिसमें इंजीनियर इन्वॉल्व होता है। उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। बेसिक उसके अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं काम करने के हवाले से, वो इनको अंदर देखे जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। उसके बाद आगे है मेक यूज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कि हमने इसके अंदर प्रोडक्शन और कंजम्पशन को देखना है कि हमने प्रोड्यूस किस तरह करना है, उसको कंज्यूम किस तरह करना है। कंसेप्ट इन बिजनेस एक्शन और सिंपली अंडरस्टैंडिंग पीपल्स इकोनॉमिक बिहेवियर। और ख़ास तौर पे हमने जो पब्लिक का, ये बिजनेसमैन के बिहेवियर को यहाँ एक्सप्लेन करना है कि उसका प्रोडक्शन पैटर्न क्या है, वो प्रोडक्शन किस तरह करना चाहता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों, कैसे प्रोड्यूस करना चाह रहा है, किन के लिए प्रोड्यूस करना चाह रहा है। इससे कंजम्पशन के वाले इसमें देखता है कि किन लोगों के लिए चीज़ पैदा करनी है, कौन से चीज़ का यूज़र क्या होगा, वो चीज़ जो पैदा कर रहा है, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर देखी जाती हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है इसके अंदर। आगे इसके अंदर मैनेज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, जो माली मामलात होते हैं उसके अंदर भी देखा जाता है। देयर बाय अचीविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर सेल्फ, ओवर फैमिलीज, ओवर नेशन। क्यों देखा जाता है फाइनेंशियल अफेयर्स को देखा जाता है,
कि हमारी फैमिलीज, हमारी कौमियत के अंदर ये चीज़ें किस तरह प्रिवेल करती हैं, किस तरह इनको इन्हांस करती हैं या इसको डिक्लाइन की तरफ लेके जाती हैं, इसलिए इसको पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स का। इसके बाद आगे अंडरस्टैंड गवर्नमेंट फंक्शंस इन इकोनॉमिक्स एंड चूज लीडर्स हु आर इकोनॉमिकली सेंसिबल। अब हमने इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेटली कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के अंदर जो मेन रोल होता है, जिस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर होंगी, इकोनॉमिकली अगर कोई गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उसकी आवाम पे, बिजनेसमैन पे या आम जो पब्लिक होती है उसके ऊपर इसका, कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है। वो फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो डेफिनेटली वो क्या करती हैं, इंसान के अंदर सेंसिबिलिटी पैदा करती हैं, इंसान के अंदर शऊर पैदा करती हैं कि उसने किसको चूज़ करना है, किसको चूज़ नहीं करना। तो इसलिए आगे है अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है। और द फिलिपाइंस, अगर हम फिलिपाइंस के हवाले से देखते हैं, एंड द वर्ल्ड एंड हाउ द नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इवेंट्स अफेक्ट्स ऑफ पावर। अब इसके अंदर मैंने फिलिपाइंस की एग्जांपल इसलिए मेंशन किया है, अगर आप फिलिपाइन की जगह पाकिस्तान भी कर सकते हैं, क्योंकि फिलिपाइंस की इकॉनमी भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी है। वो भी माशी लिहाज से इतना स्टेबल या स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो इस तरह की मईशत को डिस्कस करने के लिए भी हम इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसके अंदर। आगे है इकोनॉमिक हिस्ट्री। इकोनॉमिकली इकोनॉमिक्स को हिस्टोरिकली इकोनॉमिक्स को 3 टाइम पीरियड्स में तकसीम किया है। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बिलोंग्स टू द एडम स्मिथ, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बिलोंग्स टू द अल्फ्रेड मार्शल, एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट बिलोंग्स टू द प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स। First of all, we will discuss Professor Adam Smith. His time period is 1723 to 1790. And who is Adam Smith? Basically, Adam Smith is the founder of economics. इकोनॉमिक्स का बानी कहा जाता है इसको, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इसको कहा जाता है। इसने हिस्टोरिकली इकोनॉमिक्स की सबसे पहले किताब लिखी थी। किताब का नाम 1776 के अंदर यानी 1776 के अंदर इसने किताब लिखी। किताब का नाम था नेशन ऑफ वेल्थ या वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से उसने किताब लिखी थी। इसने फर्स्ट इकोनॉमिक्स हिस्टोरिकली सबसे पहले, और इस किताब के अंदर उसने डेफिनेशन क्या की थी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, की माशियत दौलत का इल्म है। उसने यानी एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है। JB से JS मिल, प्रोफेसर वाकर, बी प्राइस ऑल एग्रीड विद एडम स्मिथ डेफिनेशंस, यानी ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन के फॉलोअर्स भी हैं और एडम स्मिथ की डेफिनेशन को एग्रीड भी करते हैं कि बेसिकली कि रियली इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, के माशिया साइंस ऑफ वेल्थ है या स्टडी ऑफ वेल्थ, या इसे स्टडी ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। इन दिस डेफिनेशन वेल्थ इज गिवन द फर्स्ट प्लेस एंड मैन इज द गिवन द सेकंड प्लेस। यानी उसने अपनी डेफिनेशन के अंदर जो बेसिकली दौलत को तरजीह दी किसके ऊपर, मैन के ऊपर, इंसान के ऊपर, यानी उसको तरजीह दी। क्यों इसलिए दी कि इंसान दौलत के पीछे भागता है, इंसान दौलत कौन करता है, इसलिए दौलत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसने अपने डेफिनेशन के अंदर इसलिए सिंपल वेल्थ का जिक्र किया है, ना था मैन का तज़किरा नहीं किया इसके अंदर। सेकंड है हमारे पास न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बिलोंग्स टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इसे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड इज 1842 to 1924। अल्फ्रेड मार्शल रोट हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890, 1890 के अंदर उसने किताब लिखी। इस किताब के अंदर उसने डेफिनेशन क्या की, इकोनॉमिक्स अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इज द ऑर्डर्ड बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोशल एक्शंस व्हिच इज most closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being। यानी वो ये कहना चाहता है, अगर इसको हम कहते हैं कि माशत में इंसान के उन अमाल को देखा जाता है जिनका ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामला से ताल्लुक़ है। इसमें इंसान के इंफरादी और इज्तिमाई कोशिशों को इस हिस्से को देखा जाता है जिसका इस बात से गहरा ताल्लुक़ है कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाजमात, मटीरियल कैसी यानी मादी लवाजमात क्यों कर हासिल करता है और इन्हें किस तरह खर्च करता है। दस इट इज़ वन साइड ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड अदर मोर इम्पोर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। यानी माशियत एक तरफ दौलत का इल्म है तो दूसरी तरफ एक इंसानी ज़िंदगी का पहलू भी है। तो ये यानी क्या है, उसने अपने डेफिनेशन को बेसिकली उसी ने डेफिनेशन को एडम स्मिथ की डेफिनेशन को सेकंड किया है। एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन के एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अब ये मार्शल क्या कह रहा है, इसकी लास्ट लाइन देखें कि इकोनॉमिक्स इज वन साइड
स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी स्टडी ऑफ वेल्थ किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। यानी इसके अंदर उसने ऐड क्या किया है कि ऑन दी अदर साइड, मोर इम्पोर्टेंट साइड, वो स्टडी ऑफ मैन के, इंसान के लिए यानी दौलत को उसने स्टडी यानी स्टडी के हवाले से बताया कि सबसे पहले दौलत है, इंसान इस दौलत को क्या करता है? खर्च करता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। यानी उसने दौलत के साथ ऐड कर दिया इंसानी ज़िंदगी के पहलू को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। उसके बाद थर्ड वन है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट बिलोंग्स टू द प्रोफेसर रॉबिन्स। Its time period is 1898 to 1984. Professor Robbins also wrote the book Nature and Significance of Economics in 1932, and he explains the definition of economics. It is the science that studies human behavior between earns and scarce means which have alternative uses. अब प्रोफेसर रॉबिन्स ने भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। वो क्या कहे कि माशियात में इंसान के उन रवैयों का मुताला किया जाता है जो इंसान की बेशुमार ख्वाहिशात और महदूद ज़राए के माबैन बतौर रिश्ता कार फरमा होते हैं। या आप इसको सिंपली से कह सकते हैं कि माशियात में इंसान के उन रवैयों का मुताला किया जाता है जो ख्वाहिशात के बेशुमार होने और ज़राए के महदूद होने की बुनियाद पर इख्तियार किए जाते हैं, जबकि ये ज़राए मुतबादल अल्टरनेटिव यूजेस रखते हैं। तो यानी इसने अपनी डेफिनेशन के अंदर इंसान की, इसने किसकी बात की? अनलिमिटेड वांट्स, यानी एंड्स की बात की कि इंसान की बेशुमार ख्वाहिशात होती है, लेकिन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए स्कार्स मीन्स यानी कमयाब ज़राए यानी ज़रूरत से ज़राए कम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं इसके डेफिनेशन के अंदर कि एक जो फ़कीर है वो भी चाहता है उसके पास कोठी बंगला कार होनी चाहिए। अब वो ख्वाहिश तो कर सकता है, लेकिन उसके पास स्कार्स मीन्स है यानी कमयाब ज़राए हैं कि वो इन ज़राए से वो सोच तो सकता है, ख्वाहिश तो कर सकता है, लेकिन इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके पास वो ज़राए मौजूद नहीं है जिससे वो अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा कर सके। तो यानी बेसिकली जो प्रोफेसर रॉबिन्स है अपनी डेफिनेशन के अंदर एंड्स यानी वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स की बात करता है, और स्कार्स मीन्स यानी लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहा है। आगे बेटा इसके अंदर हमने नेक्स्ट देखना है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हमने तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अदर क्वेश्चन इज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट्स, एंड थर्ड वन इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस। फर्स्ट वन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने इकोनॉमिक्स के हवाले से बहुत सारी डेफिनेशंस को बयान किया गया है, लेकिन हमने बेसिक के पीछे जो तीन डेफिनेशन को डिस्कस किया, एडम स्मिथ की, मार्शल की और प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। तो अगर हम इसके सब्जेक्ट मैटर के हवाले से देखें, अगर हम अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ की ओपिनियन देखें, तो अगर एडम स्मिथ के मुताबिक जो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? वेल्थ है, दौलत है। यानी कि उसने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ या इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ की माशियात दौलत का इल्म है। यानी इसके अंदर उसने दौलत की बात की है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे जो हमने डेफिनेशन दी न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो बानी हैं वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने डेफिनेशन के अंदर बताया था कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इसके अंदर उसने मटेरियल रिक्वेस्टीज की बात की है, यानी मादी फलाह बहबूद की बात की है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या कहा? प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है? प्रोफेसर रॉबिन अपनी डेफिनेशन के अंदर बताया कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कार्स मीन्स, यानी उसने बेशुमार ख्वाहिशात और महदूद ज़राए के हवाले से एक्सप्लेन किया है। तो ये तो हम अगर हम जो अभी पीछे डेफिनेशन किया तो हमने तीनों डेफिनेशन के लिहाज से उनका हमने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा है कि एडम स्मिथ के मुताबिक उसका सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का वेल्थ है, मार्शल के मुताबिक उसका सब्जेक्ट मैटर मटेरियल वेलफेयर है, और उसके बाद तीसरे नंबर प्रोफेसर रॉबिन्स के मुताबिक जो उसका सब्जेक्ट मैटर है अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये तो हमने जनरली एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम इसको ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करते हैं तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम बेसिकली तीन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक सिस्टम को, और तीसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, सबसे कहते हैं प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन अगर हम इसको देखते हैं कि चीज़ों को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, यानी सप्लाई जो भी किसी चीज़ की, मतलब कॉटन हो, व्हीट हो, ये फ्रूट्स हो, या कोई भी चीज़ जो पैदा होती है मार्केट के अंदर आती है, जो किसी किस्म की भी सप्लाई है, प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन रेशियो के अंदर हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, हम इन चीज़ों को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद कंजम्पशन
कंजम्पशन को क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है? डिमांड एक्सप्लेन करती है कि मार्केट के अंदर हम जाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है? कंजम्प्ट कर, यानी हम पैसे दे रहे हैं और चीज़ों को खरीद रहे हैं, यानी हम वो पैसे किस लिए दे रहे हैं? चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए दे रहे हैं। इसी तरह यूटिलिटी, और वो चीज़ें लेते हैं जिनके अंदर हमें यूटिलिटी नज़र आती है, फ़ायदा नज़र आता है, उसके ऊपर हम पैसों को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। इसके साथ है डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम फैक्टर प्रोडक्शन है। फैक्टर प्रोडक्शन हमें पता है, जिससे हम ज़मीन, चार है फैक्टर प्रोडक्शन: ज़मीन है, मेहनत है, सरमाया तंजीम है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ज़मीन के बदले में हमें लगान मिलता है, रेंट मिलता है, डेफिनेटली ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरह हमारे पास क्या है? लेबर है, लेबर के बदले में वेजेस मिलती हैं। इस तरह कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, और ऑर्गेनाइजेशन के बदले में प्रॉफिट गेन होता है। तो हम इन फैक्टर प्रोडक्शन को भी इसके साथ क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? बाय एंड सेल। अब फर्ज के हम बाजार जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो इसका मतलब हम पैसे, दुकानदार को पैसे देते हैं और उससे बदले में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, यानी वो पैसे दे के हम वो चीज़ हासिल करते हैं। तो इसका मतलब वो जो चीज़ हम पैसे के बदले में क्या ले रहे हैं? कोई चीज़ ले रहे हैं, ये एक्सचेंज है। तो ये एक्सचेंज, ये भी हम क्या करते हैं? इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। ये भी सब्जेक्ट मैटर के अंदर शामिल होता है। उसके बाद हम जो दूसरा चीज़, हम सब्जेक्ट मैटर के अंदर जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम भी बेसिकली इकॉनमी के लिए ज़्यादा अहम है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम किस मुल्क के अंदर अप्लाई होता है। तो सिस्टम के लिहाज से जो हमारी इकॉनमी है, जो वो चलती है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म के अंदर बेसिकली हमें पता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी बेसिकली रिलाई ऑन, यानी क्या करती है? वो टोटली इंडिपेंडेंट होती है। कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है? इट इज़ अ सिस्टम विच इज टोटली रिलाई ऑन द पीपल्स ऑफ दैट नेशंस, कि वो जिस नेशंस के अंदर, जिस मुल्क के अंदर ये सिस्टम रिलाई करता है, अप्लाई होता है, डेफिनेटली वहाँ की नेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो उन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होते हैं कारोबार करने के हवाले से, बिजनेस करने के हवाले से। यानी हुकूमत की इसके अंदर इंटरफेयर, देयर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। यानी गवर्नमेंट क्या होती है? लोगों को फ्री हैंड दे देती है कि जो बिजनेस, जो कारोबार करना चाहें कर सकते हैं। सोशलिज्म। सोशलिज्म इज अ सिस्टम, ऑल द रिसोर्सेज आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट क्या? ये बिल्कुल अपोजिट है। सोशलिज्म के अंदर तमाम रिसोर्सेज जो अंडरटेक करती है वो गवर्नमेंट करती है। यानी जो प्रोजेक्ट करना है, जो चीज़ पैदा करनी है, गवर्नमेंट ने पैदा करनी है। क्या पैदा करना है, कितना पैदा करना है, कैसे पैदा करना है, ये सारा गवर्नमेंट की, यानी क्या है? सौबदीद पे है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को किस तरह प्रोड्यूस करना चाह रही है। ये है सोशलिज्म। यानी कैपिटलिज्म के अंदर इंडिपेंडेंसी है ज़्यादा, किसकी? पब्लिक की, कि वो लोग कारोबार के लिहाज से जो भी कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहें, कर सकते हैं। जबकि सोशलिज्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लोग इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि तमाम रिसोर्सेज कंट्रोल करती है हुकूमत, करती है। और हुकूमत ही फैसला करती है कि क्या कारोबार करना है, क्या नहीं करना, कौन सी चीज़ पैदा करनी है, कौन सी चीज़ पैदा नहीं करनी, कौन से ज़रा इस्तेमाल करने, कौन से ज़रा इस्तेमाल नहीं करने। ये सारा गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद से मिक्स्ड इकोनॉमी, जो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त यही निज़ाम है कि कुछ निज़ाम, यानी कि जो कुछ कारोबार ऐसे हैं जिसमें लोग इंडिपेंडेंट है, यानी लोग ज़ाती कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यानी हुकूमत से या किसी इदारे से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ ये हो जाता है कि जो कारोबार बड़े पैमाने पे किए जाते हैं, जब बड़े पैमाने पर जो कारोबार किया जाता है, तो फिर वहाँ डेफिनेटली गवर्नमेंट का, जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है या गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती। मतलब छोटी फैक्ट्री को, एक छोटा कारखाना वगैरह लगाने के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको गवर्नमेंट से उसकी एनओसी लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो वो काम किया जा सकता है। यानी ये मिला जुला है कि कहीं ना कहीं हुकूमत का भी किरदार है और कहीं ना कहीं लोग भी माशी लिहाज से आज़ाद हैं कि वो कारोबार कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम ये भी सब्जेक्ट मैटर है, इसके अंदर शामिल किया जाता है। उसमें नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इसमें सबसे पहले आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली ये रेट ऑफ बैंक रेट को एक्सप्लेन करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करती है, या इंटरेस्ट रेशो क्या निकालनी है, क्या इंटरेस्ट रखना है, सर्कुलेशन मनी बढ़ानी है, कम करनी है। इसके अंदर यानी क्या करता है, जो मुल्क का स्टेट बैंक है जैसे पाकिस्तान का, या जो मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है, वो इस चीज़ को मॉनिटर करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह मॉनेटरी पॉलिसी ख़ास तौर पर मैनेज करता है। फिजिकल पॉलिसी ये गवर्नमेंट बनाती है। फिजिकल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है।
कि गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ पैदा करनी है, किस चीज़ पे टैक्स लगाना है, किस चीज़ पे सब्सिडी देनी है, मुल्क की कौन सी चीज़, मुल्क के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कम ज़रूरी है। तो वो जो फिजिकल पॉलिसी के ज़रिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसको मॉनिटर करती है। उसके बाद प्राइस पॉलिसी, कुछ चीज़ें पैदा की जाती है, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, जैसे बिजली है उसकी कीमत क्या है, रेलवे है, पीआईए वगैरह है, इसकी जो प्राइस वगैरह रेशो निकालनी है, प्राइस रेशो देखनी है कि प्राइस बढ़ानी है, कम करनी है। उसके हवाले से भी ये हमारे यानी क्या होता है सब्जेक्ट मैटर के अंदर शामिल है। उसके बाद कमर्शियल पॉलिसी कि हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या है, कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, उन चीज़ों के किरदार को भी इसके अंदर देखा जाता है, उनका किरदार क्या है इस मैशत के अंदर, उसको भी डिस्कस किया जाता है इसके अंदर कमर्शियल पॉलिसीज़ के अंदर। तो ये फर्स्ट है हमारा जो पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर। आगे हमने दूसरा जो इसके अंदर पढ़ना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, साइंस और आर्ट्स। तो साइंस और आर्ट्स से पहले सबसे पहले हमें इसके अंदर ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, ठीक है जी। अब वो क्या, जो सबसे पहले हम पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करते हैं साइंस के लिए जो बेसिक 5 जिसको आप कह सकते हैं कंडीशंस है, जिसको हमने एक्सप्लेन करना है कि साइंस इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स। जो सिस्टमैटिक स्टडी नॉलेज होता है वो फैक्ट्स है हमारे पास, ठीक है जी। यानी हम देखते हैं कि जिस तरह साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायो है, इससे ये सब्जेक्ट है, ये सिस्टमैटिक हैं, इनके बारे इनके अंदर नॉलेज भी है, इनके अंदर फैक्ट्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो क्या इकोनॉमिक्स में भी मौजूद है? बिल्कुल है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी बेसिकली इस इकोनॉमिक सिस्टम के तहत भी है और इसके अंदर नॉलेज भी है और फैक्ट्स वगैरह भी मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट कहते हैं साइंस डेवलप को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो डेफिनेटली क्या है साइंस के अंदर जो उसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि साइंस को रिलेशनशिप होती है, वजह होती है किसी यानी किसी चीज़ का वजह होती है किसी चीज़ को मुतासिर करने वाले से। तो डेफिनेटली हम इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर भी ऐसी है, जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। अब प्राइस क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसकी काज हो गई, किसकी, डिमांड की काज होगी। और डिमांड क्या हो रही है, इससे इफेक्ट हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो प्राइस क्या होगी, काज हो गई, और डिमांड क्या हो गया, उससे इफेक्ट हो गया। तो डेफिनेटली इसका लॉ ऑफ सप्लाई भी है, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग, मास एंड यूटिलिटी भी है। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, तो ये कोरिलेशनशिप भी है किसमें, प्राइस में और डिमांड में, प्राइस में और सप्लाई में, क्वांटिटी और यूटिलिटी के अंदर कोरिलेशनशिप मौजूद है। तीसरा इसका हम देखते हैं कि कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, क्या हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डेफिनेटली साइंस में भी होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि डेफिनेटली इकोनॉमिक्स के अंदर भी मेजरमेंट हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए हमारे पास सोर्स क्या है, मनी है। हम ज़र की मदद से कि हमने 100 रुपये की कितनी चीज़ खरीदनी है, 500 की कितनी खरीदनी है, 1000 की कितनी खरीदनी है, तो ये क्या हमारे पास टर्म ऑफ मनी है। तो हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ की इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी की शक्ल में इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसकी प्राइस से उसकी डिटर्मिनेशन हो सकती है, उसकी मेजरमेंट हो सकती है। तो डेफिनेटली थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है कि इकोनॉमिक्स उसके ऊपर भी रिलाई होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर भी ये देखते हैं जैसे साइंसेस के अंदर मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होती है, मेथड इस्तेमाल होते हैं। डेफिनेटली इकोनॉमिक्स के अंदर भी मेथड्स हैं, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है। यह भी किसी लॉ या थ्योरी को डेवलप करने के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एबिलिटी टू फोरकास्टिंग। डेफिनेटली फोरकास्टिंग इकोनॉमिक्स के अंदर भी मौजूद है कि फोरकास्ट क्या है, हम जो पॉलिसीज बनाते हैं, हम जो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं किसी किस्म की कि हमने कोई रोड बनानी है, कोई डैम बनाना है, तो डेफिनेटली पहले इससे पहले पॉलिसी बनाई जाती है कि हमने इस तरह रोड बनानी है, इसका साइज ये होगा, इसकी लेंथ ये होगी, ये इतने किलोमीटर तक बनाई जाएगी। तो पहले से हम फोरकास्ट करते हैं। और डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है बजट की, कि बजट हम आने वाले साल का पहले से फोरकास्ट करते हैं, पहले से यानी अज्यूम कर लेते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इस साल हमने एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर या दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कितना पैसा खर्च करना है। तो इसके अंदर बजट भी है, ये भी फोरकास्टिंग के अंदर शामिल होता है। तो डेफिनेटली साइंस के लिए बेसिक 5 पॉइंट्स है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी रिलाई होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, कि माशिया साइंस के में भी शामिल है इसके अंदर। उसके बाद है आर्ट्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज आर्ट्स, आर्ट क्या है या आर्ट्स क्या है हमारे पास। तो डेफिनेटली हम आर्ट्स के अंदर देखते हैं, इसके अंदर इसकी बजाय आर्ट की बजाय हम इसको आर्ट्स भी कह सकते हैं, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब जेम्स किन्स क्या कहते हैं,
एंड आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गिवन एंड में जिसको कहते हैं वांट, ज़रूरत, ख्वाहिश को कहते हैं। अब वो कहता है कि वो जो ज़रूरत या ख्वाहिश हासिल करने के लिए जो सिस्टम होता है जिसको रूल करता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। इसको या हम सिंपली नीचे और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आर्ट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी जो हम इल्म हासिल करते हैं उसकी अमली शक्ल क्या है, आर्ट है, उसका फ़न है, जिसको हम फ़न कहते हैं। उर्दू में फ़न कहा जाता है आर्ट को। जो हम एजुकेशन लेते हैं उस एजुकेशन को अमली शक्ल देना क्या है, ये आर्ट है। मसलन हम ये देखते हैं कि मैं भी कुछ अर्सा पहले स्टूडेंट था, तो डेफिनेटली जब स्टूडेंट था वो मेरा नॉलेज था, जब मैं पढ़ रहा था क्लास में बैठ के लेक्चर सुनता था। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली ये आर्ट है हमारे पास, वो आर्ट कहलाता है। ये इसकी एग्जांपल है। लाइक आर्ट इकोनॉमिक्स आल्सो प्रैक्टिस द थ्योरेटिकल लॉज। जो थ्योरेटिकल लॉज होते हैं, जो नज़रियाती कवानीन, जो नज़रियात होते हैं, जो कवानीन होते हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना, ये भी क्या है, कवानीन, यानी ये हमारे पास क्या है, आर्ट है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है। ये ना सिर्फ बेटा पढ़ाए जाते हैं बल्कि माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी मार्केट के अंदर इन लॉस का इम्पैक्ट वगैरह मौजूद है इसके अंदर। या फॉर एग्जांपल द वेरियस पॉलिसीज आर मेड ओनली आफ्टर हैविंग अ थ्योरेटिकल नॉलेज। बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं। द सोसाइटी एंड द कंट्री एज द होल, हैंस इकोनॉमिक्स इज आल्सो एंड, यानी हम ये कहते हैं कि जो हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज वगैरह पढ़ते हैं उसका किसी सोसाइटी के ऊपर या कंट्री के ऊपर अप्लाई करना, ये भी क्या हमारे पास आर्ट होता है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स को कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे पास आर्ट है। अब आर्ट और साइंस दोनों में क्या फ़र्क है। अब आर्ट हमारे पास क्या, टू डू, करना है, यानी प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, जो हम इल्म हासिल करते हैं उसके ऊपर अमल करना, ये हमारे पास क्या, आर्ट है। और साइंस क्या हमारे पास, साइंस हमारे हाउ टू डू, कैसे करना है, कैसे करना है, ये हमारे पास क्या है, आर्ट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, आप इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एग्जांपल हमारे पास ये है। अब मेरे ये साइंस, अब साइंस की एग्जांपल क्या है कि जनाब फलां शख्स यानी मैक्सवेल क्या है, बहुत अच्छा कुक है, मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ। अब कुक है, वो कुकिंग जानता है, यानी ये क्या है, वो साइंस है, यानी वो उस चीज़ के बारे में जानता है। आर्ट क्या है, वो किचन में जाता है, जाके वो चीज़ बनाना शुरू कर देता है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, आर्ट बन जाएगा। यानी जिस चीज़ के बारे में इंसान जानता है, वो जो जानता है वो साइंस है। और आर्ट क्या है कि आर्ट इसके अंदर क्या है कि आर्ट वो जो चीज़ जानता है उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको अप्लाई करता है, यानी उसकी प्रैक्टिस करता है, वो उसका क्या बन जाता है, आर्ट बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक आर्ट्स भी है। ठीक है जी। तो ये नहीं कह सकते कि हम साइंस है आर्ट्स नहीं है, या आर्ट्स है साइंस नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है इसके अंदर। तो ये यानी कि हमारे पास इसके एग्जांपल है। अब तीसरा और आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। अब मिस्टर कोसा, अब मिस्टर कोसा ये भी, मिसिस कोसा जो है ये बेसिकली ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, जिसने जो इकोनॉमिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी। अब तो इसकी एक जनरल स्टेटमेंट है जो मुझे पढ़ते हुए बड़ी अच्छी लगी, मैं सोच रहा था आपसे भी शेयर कर लूँ। अब वो क्या कहती हैं इसके बारे में कि साइंस रिक्वायर्स आर्ट्स, साइंस रिक्वायर्स आर्ट्स, आर्ट्स रिक्वायर्स साइंस, ईच बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो कहता है कि साइंस आर्ट्स की ज़रूरत है और आर्ट्स को साइंस की ज़रूरत है, और दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं दोनों चीज़ें। इसलिए इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स साइंस भी हो या आर्ट्स भी हो। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो हम पॉजिटिव साइंस के हवाले से हम देखते हैं इसके अंदर कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव बेटा इसको थोड़ा सा चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस हम इसको कह सकते हैं, साइंस भी यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, मैं आपको सिंपली डिफाइन कर दूं कि पॉजिटिव साइंस ये होती है कि हमने कोई चीज़ देखी, उसको देखा, उसको ऑब्जर्व किया, जाना। अब जिस चीज़ के बारे में जाना वो हमारे पास क्या पॉजिटिव साइंस है। मसलन हम जिससे कहते हैं कि केमिस्ट्री है या फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी बनता है। अब ये साइंस है, यानी इस चीज़ को हम करते हैं तो ये क्या हमारे पास साइंस है। यानी जो चीज़ जैसे है हमने उसको वैसा पढ़ा, वो क्या हमारे पास ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स वेरियस इकोनॉमिक फिनोमिना और व्हाट इज दिस सिनेरियो। अब व्हाट इज कॉमर्स में मैंने लिखा है कि व्हाट इज के क्या है, यानी जो चीज़ जैसे है उसको वैसा बयान करना, जो चीज़ देखी है उसको
वैसा एक्सप्लेन करना है, ये क्या हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब उसी से नीचे देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि शुड बी, आउट टू बी, ये होना चाहिए कि इस चीज को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मसलन अब मैं इसको एक और सिंपल एक्सप्लेन एज एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फी एकड़ पैदावार कम है। अब हम ये जो फी एकड़ पैदावार कम है तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा या पर ये पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसका हम देखते हैं इसकी रीजंस है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि हमारे यहाँ क्या रीजंस है कि खाद स्प्रे का इस्तेमाल कम किया जाता है, हमारे काश्तकार जो है एजुकेट नहीं है, या ज़मीन की जरखेज़ी में फ़र्क मौजूद है, यानी हम उसके बाद है पानी की कमी है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या है, हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर फी एकड़ पैदावार में कमी है। तो ये क्या है, पॉजिटिव साइंस है। इसी तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। तो ये डेफिनेटली हकीकत है, ये पॉजिटिव है, यानी ये चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इसको इल्मुल हकीकत कहेंगे, जिसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस कहते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये चीज़ ऐसे ही है। नॉर्मेटिव साइंस क्या कहती है? नॉर्मेटिव साइंस ये कहती है कि अगर हमने पहले जो एग्जांपल दिया है कि पाकिस्तान के अंदर फी एकड़ पैदावार कम है, वो तो पॉजिटिव साइंस है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस क्या कहते हैं कि हम फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, अच्छे खाद और बीज का इस्तेमाल करके, पानी की कमी को दूर करके, ज़मीन की जरखेज़ी को बहाल करके हम पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। यानी हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़े थे वो पॉजिटिव साइंस है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला है, वो क्या हो गया, नॉर्मेटिव साइंस हो गया। हमने इससे पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी है, ये पॉजिटिव साइंस है। इस बेरोजगारी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये नॉर्मेटिव साइंस है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइंस है। उस गुर्बत को कैसे ख़त्म करना चाहिए, किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, वो क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है। तो पॉजिटिव साइंस के अंदर हम जो चीज़ जैसे वैसा पढ़ते हैं उसके अंदर हम सोल्यूशन मेंशन नहीं करते हैं, जबकि नॉर्मेटिव साइंस के अंदर ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं बल्कि उसका सोल्यूशन भी बयान करते हैं। इसलिए हम शुड बी या आउट टू बी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इस चीज़ को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। थर्ड वन इसके अंदर कहता है कि वाइल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट, इकोनॉमिक्स जो है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, जो पॉजिटिव साइंस होती है, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड एंड कैन नॉट बी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, उसको ना प्रूव किया जा सकता है ना डिसप्रूव किया जा सकता है, यानी जो चीज़ जैसी बयान की गई है उसको वैसा बयान किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ जजमेंट, जबकि नॉर्मेटिव साइंस जजमेंट की जाती है उसके अंदर कि हाँ ये चीज़ ऐसे उसने बोली है तो क्यों बोली है, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो यानी उसका सोल्यूशन भी, उसको जजमेंट भी की जाती है, उसके ऊपर रिप्लाई भी किया जाता है, उसको आंसर भी किया जाता है, उसको सॉल्व भी किया जाता है। इसका मोस्ट पब्लिक पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव जो होती हैं, जो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों को ही अप्लाई करती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो हैं या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वगैरह हैं, वो हम इसकी एग्जांपल है कि वो पॉजिटिव भी हैं और नॉर्मेटिव हैं, कि हम ना सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी की जाती है। तो ये बेटा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के वाले से किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।